हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम शुरुआत कर लेते हैं आनंद राठी वेल्थ के साथ। एक बहुत बेहतरीन कंपनी, एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली कंपनी। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इनका Q2 में क्या कहानी रही, मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया, कौन कॉल में कुछ गाइडेंस को रिवाइज किया तो किस तरफ रिवाइज किया, वैल्यूएशन के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे और सारी की सारी चीजें देख लेंगे जो भी इनके Q2 में हुआ है। तो चलिए शुरुआत करें अगर हम कंपनी के मार्केट कैप से, तो रफली रफली 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब छोटा सा कंपनी, को बहुत बड़ा कंपनी है नहीं। और जिस सेक्टर में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो सेक्टर एक बहुत बढ़िया पेस पे ग्रो कर रहा है। ये मतलब वेल्थ मैनेजमेंट का स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, तो वेल्थ मैनेजमेंट का जो स्पेस है वही बाय इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 20-25% के आसपास। तो बहुत अच्छे स्पेस में एक कंपनी है जो उससे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो देखो, पहले तो एक चीज समझना पड़ेगा, जो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है जो चल रहा है, आपको हमेशा उससे ज्यादा ही पेस पे ग्रो करना है, तभी आप मार्केट शेयर कैप्चर कर पाओगे। अगर आप इंडस्ट्री के बराबर ग्रो कर रहे हो या आप इंडस्ट्री से कम पेस पे ग्रो कर रहे हो, इसका मतलब कोई दूसरी ऐसी कंपनी है जो आपका मार्केट शेयर लेके जा रही है। तो इसके साथ तो ऐसा है नहीं, ये इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है हमारे लिए। अगर हम शुरुआत में देख लें कि रेवेन्यू नंबर्स क्या रहे, तो कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया ऑफ 33% ओवर अ वाई लेवल एंड अ पार्ट ग्रोथ ऑफ 31% ओवर अ वाई लेवल। तो बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत बढ़िया। अब देखो, सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं क्या है। अब आनंद राठी अपने रिलेशनशिप मैनेजर्स बिठाता है। तो क्या हो रहा है कि आप देखो कि आनंद राठी ने अगर 200-300 रिलेशनशिप मैनेजर उठाए बिठाए, वो सारे के सारे एनालाइज करेंगे जितना भी म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे पूरी इंडस्ट्री में। तो जैसे अगर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है तो वो उसको बैठ के एनालाइज करेंगे। फिर कोई एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है तो उसको बैठ के एनालाइज करेंगे। इस तरीके से जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी थीमेटिक स्कीम्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इन सब के ऊपर ये लोग रिसर्च रिपोर्ट निकालेंगे। रिसर्च रिपोर्ट निकालेंगे, फिर इनके पास इनके आएंगे क्लाइंट्स। अब देखो, क्लाइंट्स में बहुत बढ़िया एक एक सेग्रीगेशन है, उसको हमें समझना पड़ेगा। देखो, ये लोग मेनली केटर किसको करना चाह रहे हैं, इनका एकदम प्रीमियम कस्टमर जो है, जो इनका एकदम मेजोरिटी कस्टमर है, वो है 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक की टिकट साइज वाला, जिसका नेटवर्थ इतना है कि 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में वो आ रहा है। तो 54% ऑफ दैट कस्टमर लाई इन दिस ब्रैकेट। तो ये एक चीज हमें ये समझ में आई। तो अब ये इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि भाई आपकी नेटवर्थ है 50 करोड़ रुपए, एक काम करो, आप 10% डालो बॉन्ड्स में, आप डालो 60% इक्विटी में, 60% इक्विटी में आप डालो 20% ये एचडीएफसी के स्मॉल कैप में, ये आप 10% डालो एसबीआई के स्मॉल कैप में, फिर आप 50% डालो लार्ज कैप में। मतलब ये जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, ये लोग ये काम करते हैं। ये चीज एकदम हमें क्लियर हो गई। अब एक बार इनके ब्रैकेट समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा कस्टमर इनके पास आ सकता है, कौन कौन से क्लाइंट्स को ये लोग सर्विस देते हैं। तो एकदम बॉटम में तो आपको मिलेंगे वो क्लाइंट्स जिनके पास 50 लाख से 5 करोड़ का नेटवर्थ है। अगर ये इनके साथ जुड़ते हैं तो ये तो अपनी सारी की सारी नेटवर्थ ले आते हैं कि भाई मैं आज मेरी कुल मिला के जितना भी मेरा पोर्टफोलियो है वो मेरा सपोज 60 लाख रुपए का है, तो मैं 60 लाख के 60 लाख दे दूंगा आनंद राठी को। तो ये तो इनके फ्यूचर कस्टमर हो गए कि भाई ये आज 50 लाख पे है, 60 लाख पे है, इसका हम वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे, इसमें ये भी नया पैसा डालेगा, इसका जो पैसा बाजार में है वो भी बढ़ेगा, एयूएम भी बढ़ेगा। तो ये हमारे जो फाइनली जो ब्रैकेट को हम टारगेट कर रहे थे, वो 5 करोड़ से 50 करोड़ वाले ब्रैकेट को टारगेट कर रहे थे, ये फाइनली उसमें एंटर हो जाएगा। एक ये वाला ब्रैकेट हो गया। ये करीबन कंट्रीब्यूट करता है, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, तो 22% ऑफ दर क्लाइंट बेस। और फिर आ जाता है हमारा 5 करोड़ से 50 करोड़ वाला क्लाइंट बेस, ये इनका मेजोरिटी क्लाइंट बेस है। 54% कस्टमर इसी ब्रैकेट से आ रहा है। और फिर है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का यूएचएनआई वाला, जो है 50 करोड़ से भी ज्यादा जिनकी नेटवर्थ है, वो है 25% ऑफ द टोटल क्लाइंट बेस। ये चीज हमें समझ में आ गई। तो हमें समझ में आ गया कि भैया इनका प्रोडक्ट क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कौन से क्लाइंट को करते हैं वो भी हमें समझ में आ गया। अब ये तो है इनका ट्रेडिशनल बिजनेस। अब इन्होंने एक नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है जो एफ्लुएंट क्लास को भी केटर कर रहा है। अब देखो, इनके लिए कोई भी, इनके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, जो भी आदमी था 50 लाख से नीचे की नेटवर्थ वाला। तो अब वो वाला एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इंडिया में। इंडिया में आज पर कैपिटा इनकम $2300 $2400 है, मतलब 2 लाख 2 लाख सवा 2 लाख रुपए के आसपास का है। तो वो जो एफ्लुएंट क्लास वाला सेक्शन है वो बहुत बड़ा मार्केट है। तो अब उस बड़े मार्केट में टैप करने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक नया अपना सेगमेंट खोला है जिसमें ये लोग केटर कर रहे हैं 10 लाख से 5 करोड़ तक का क्लाइंट। तो एकदम पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में फैल गए। चाहे आप एक अल्ट्रा एचएनआई हो, चाहे आप एक एफ्लुएंट क्लास हो जिसके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, ये सबको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे।
तो बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस मॉडल बन जाता है। ऊपर से हमें पता ही है कि भाई हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स की कितनी ज़्यादा कमी है, हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी नीचे है, ये सारा इन सारी चीज़ों में फाइनेंशियल मार्केट्स में पब्लिक का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो इंडस्ट्री का ग्रोथ तो बहुत तगड़ा चल ही रहा है। बट एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये इंडस्ट्री थोड़ा-सा सिक्लिकल है। जब अभी निफ्टी ऊपर जा रहा है, बुल मार्केट चल रहा है, तो सब लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। बट जैसे ही ये बेयर मार्केट आएगा, निफ्टी नीचे जाने लगेगा, सब लोग विथड्रॉवल्स लेने लगेंगे। तो ये यहाँ पर एक समस्या है। अब इसको काउंटर करने के लिए भी कंपनी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी लगाई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एयूएम ग्रोथ फिगर्स कितने आ रहे हैं कंपनी के। तो कंपनी ने अपना एयूएम ग्रो किया बाय 57% ओवर वाई लेवल, बहुत बेहतरीन बात। अब देखो, एक और चीज हमें हर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी में देखनी पड़ती है। कहीं ये जो आपका 57% के आसपास का एयूएम बढ़ा है, कहीं ये सारा का सारा मार्क टू मार्केट गेन से तो नहीं, या कहीं ये सारा का सारा उन्हीं पुराने वाले क्लाइंट से तो नहीं। क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो गई, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा उन्हीं क्लाइंट्स की तरफ कि भाई आपने एक ही क्लाइंट से 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, उसी क्लाइंट का वेटेज बढ़ता जा रहा है आपके पोर्टफोलियो में। तो अगर वो क्लाइंट विड्रू कर गया, तो आपका बहुत बड़ा एयूएम चला जाएगा। तो ऐसा इनके साथ हो नहीं रहा। इनका इनका जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ा 20% से ओवर वाई लेवल। तो क्लाइंट एक्विजिशन में भी इनको कोई तकलीफ आ नहीं रही। उसके बाद इन सारी कंपनियों में आपको एक और चीज देखनी होती है कि भाई आपका रिलेशनशिप मैनेजर का आइटरेशन कितना हो रहा है। अब रिलेशनशिप मैनेजर का आइटरेशन से हम क्या समझते हैं कि भाई देखो क्या है, अगर आप एक आज अल्ट्रा एचएनआई हो, तो आज को आप आनंद राठी के ब्रांड नेम पे आनंद राठी के पास आ रहे हो कि भाई आनंद राठी एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। तो हम एक काम करते हैं, हम आनंद राठी के पास चले जाते हैं, आनंद राठी से अपना पैसा मैनेज करवाएंगे, ठीक है। बट क्या हुआ, जब आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन हो गया, सपोज मैं एक रिलेशनशिप मैनेजर हूं जो आपको असाइन हो गया, और मेरे साथ आपकी 5 साल 7 साल की हिस्ट्री बन गई। तो 7 साल बाद अगर मैं आनंद राठी को छोड़ के जाऊंगा, तो हो सकता है मैं आपको भी लेके चला जाऊं, क्योंकि अब आपका डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ है, ना कि आनंद राठी के साथ। आनंद राठी सिर्फ हेल्प किया आपको ऑनबोर्ड करने में, उसके बाद की जो भी सर्विस थी वो मैं ही आपको दे रहा था। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन था तो मैं सॉल्व कर रहा था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो मैं सॉल्व कर रहा था, आपकी कोई भी क्वेरी थी वो डे टू डे बेसिस पे सिर्फ मैं ही सॉल्व कर रहा था। आपको कोई भी नया रिकमेंडेशन देना था, कोई पोर्टफोलियो में चेंजेस करने थे, वो सारे के लिए कम्युनिकेशन मेरे से हो रहा था, ना कि आनंद राठी से। तो अगर कोई भी आपका बड़ा पोर्टफोलियो मैनेजर छोड़ के जाएगा, रिलेशनशिप मैनेजर छोड़ के जाएगा, तो क्या हो सकता है, आपके एयूएम पे फर्क पड़ सकता है। क्योंकि अगर वो किसी कॉम्पिटिटर के पास चला गया, तो वो सारा का सारा एयूएम वहां पर शिफ्ट करा सकता है। अगर कॉम्पिटिटर के साथ नहीं गया, खुद ही एक कॉम्पिटिशन बन के खड़ा हो गया, उसने खुद का अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस खोल लिया, तो क्या होगा कि क्लाइंट उसके पास शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि क्लाइंट को ये तो पता है कि भाई आदमी ठीक है, मेरा पैसा ढंग से मैनेज कर रहा था, मेरे को सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे रहा था, तो अब मैं आनंद राठी के पास क्यों रुकूं। ये जब मेरे को पता है इसका इसका दिमाग किस तरीके से चलता है, किस तरीके का रिटर्न निकाल के देता है, तो मैं अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप मैनेजर का आइटरेशन नहीं होना चाहिए, और वो 0% भी था इस क्वार्टर में भी, तो बहुत बेहतरीन बात है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब एक और चीज समझते हैं। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी कितने सारे प्रोडक्ट हैं कि भाई आपका पैसिव इक्विटी फंड्स हैं, एक्टिव इक्विटी फंड्स हैं, फिर थीमेटिक फंड्स हैं, फिर आपके डेट फंड्स हैं, फिर इस तरीके से बहुत सारे फंड है। तो इनको सबसे ज्यादा पैसा देखने को मिलता है इक्विटी फंड्स में, और इक्विटी में भी सबसे ज्यादा पैसा देखने को मिलेगा एक्टिव इक्विटी फंड में। तो ये चीज समझने की बात है कि इनको सबसे ज्यादा कमीशन कहां से मिलेगा। तो इक्विटी फंड से सबसे ज्यादा कमीशन देखने को मिलेगा। तो उनका पोर्शन भी इंक्रीज हो गया कि अगर इनके पास 100 रुपए का एयूएम है, तो 100 रुपए के एयूएम में से 55 रुपीज कम्स फ्रॉम द इक्विटी म्यूचुअल फंड सेगमेंट। तो ये बहुत बेहतरीन बात है। अब ये वाई वाई लेवल पे भी इंक्रीमेंट हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी इंक्रीमेंट हुआ। अब देखो, ये सारी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी ट्रैक करनी पड़ेगी। हर चीज वाई वाई लेवल पे ट्रैक करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब जैसे एक चीज समझते हैं, अगर हम बात करें चलो इसी की बात कर लेते हैं कि भाई आप ट्रैक कर रहे हो कि आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्शन कितना है। तो अगर आप वाई वाई लेवल पे ट्रैक करोगे, तो आप बीच के 3 क्वार्टर मिस कर जाओगे। तो आपको जो इम्पैक्ट मिलेगा वो 3 क्वार्टर बाद देखने को मिलेगा। तो सपोज अभी क्या होता, अभी इनका इक्विटी म्यूचुअल फंड वाला पोर्टफोलियो का परसेंटेज नीचे चला जाता क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बट वो आपको वाई वाई लेवल पे ऊपर ही देखने को मिलता। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे भी ट्रैक करना जरूरी है, और ये उनमें से एक है। तो इनका अभी भी इक्विटी इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो एयूएम कंट्रीब्यूशन है,
वो ऊपर ही गया ओवर क्वार्टर क्वार्टर लेवल, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इनको एसआईपी इंक्रीमेंट्स भी बढ़िया है, 75% का हमें ग्रोथ देखने को मिला। नेट इनफ्लो की अगर आप बात करें तो 83% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ पर भी कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर है ही नहीं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के गाइडेंस की। तो कंपनी ने साल शुरू होने से पहले गाइडेंस दिया था, मतलब Q4 FY24 की कॉन कॉल में गाइडेंस दिया था कि हम FY25 में हम 72,000 करोड़ रुपीस के आसपास का एयूएम टच करने की कोशिश करेंगे। वो कंपनी का गाइडेंस था। कंपनी ने अभी ही 75,000 करोड़ के आसपास का एयूएम टच कर दिया है। तो कंपनी ने अभी ही अपना गाइडेंस पूरा कर दिया है। तो इसीलिए कंपनी ने अपवर्ड रिवाइज किया गाइडेंस को। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। गाइडेंस रिवाइज हो रहा है और अपवर्ड रिवाइज हो रहा है, तो मतलब बहुत बेहतरीन काम कर रहा है कंपनी। और अब इन्होंने गाइडेंस रिवाइज करके कर दिया 80,000 करोड़ के आसपास का हम एयूएम टच करने की कोशिश करेंगे। सेकंड चीज इनके गाइडेंस में क्या है कि हम अपना रेवेन्यू को टच करेंगे 980 करोड़ रुपीस के आसपास। जो अभी अगर मैं बात करूं तो शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो मतलब वो भी अच्छा ग्रोथ है, 30-35% के आसपास का अपना रेवेन्यू में ग्रोथ है, टॉप लाइन में ग्रोथ दिखाने की बात कर रहे हैं। और पार्ट को टच करने की कोशिश कर रहे हैं 300 करोड़, 295 करोड़ करने का गाइडेंस है बाय द एंड ऑफ FY25। तो हर जगह 30-35% के आसपास का गाइडेंस कंपनी देके चलती है। कंपनी का लॉन्ग टर्म गाइडेंस है 20 से 25% के बीच में ग्रो करने का। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेक्टर पे, क्योंकि देखो, जब हमें ये तो चीज समझ में आ रही है कि जब बेयर मार्केट आएगा तब शायद पूरे के पूरे सेक्टर में तकलीफ आएगी, पूरे के पूरे सेक्टर में तकलीफ आएगी और लोग बस विड्रॉवल करेंगे। अब देखो, अभी अगर हम देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि 57% के आसपास का एयूएम में ग्रोथ आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 57% इनको जब देखने को मिला है नेट इनफ्लो में। अब हुआ क्या है वो समझते हैं। पहले एक चीज समझते हैं कि सपोज इन्होंने एचडीएफसी का कोई फंड लिया था। अब एचडीएफसी का फंड, इनके पास टोटल एयूएम था 100 रुपए का, और उस स्टॉक का 100 रुपए उन्होंने किसी एचडीएफसी के फंड में इन्वेस्ट करवाया। ये चीज हमने समझ में आ गई। अब वो एचडीएफसी का फंड जो है उसका एनएवी बाय इटसेल्फ गोज अप बाय 20%। तो इनका एयूएम बैठे बैठे बिना किसी इंक्रीमेंटल पैसे के गोज अप फ्रॉम 100 टू 120। तो 20% एयूएम का बूस्ट तो सीधा सीधा यही मिल गया। तो बुल मार्केट में इन कंपनियों को ये फायदा होता है। उसके ऊपर से सब लोग फोमो में है कि भाई मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, हम पैसा क्यों नहीं बनाए, हम पैसा क्यों नहीं बनाए। तो वो लोग नया पैसा भी लेके आते हैं। तो जब बुल मार्केट होता है तब इन कंपनियों को डबल फायदा होता है एयूएम के टर्म्स में, कि जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसका वैल्यू भी ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर से जो इंक्रीमेंटल पैसा आ रहा है उसका भी पेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। बट ये सारी की सारी चीजें रिवर्स हो जाती हैं बेयर मार्केट के टाइम पे। बेयर मार्केट में क्या होता है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो भी नीचे जा रहा है, और उसके साथ साथ जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आ रहा है, जो इनफ्लो आ रहा है, वो भी उस पेस पे नहीं आ रहा। तो इनको बेयर मार्केट में डबल प्रॉब्लम होती है। अब देखो, इस कंपनी का बहुत अच्छा गाइडेंस है। अगले, अगर मैं ये लॉन्ग टर्म में बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में केटर करने की कोशिश करते हैं, 7 से 10 साल की बात करते हैं ये लोग। तो 7 से 10 साल में ये लोग कह रहे हैं हम 20 से 25% के बीच में ग्रो करने की गाइडेंस देके चलते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस क्यों है, बहुत इंटेलिजेंट गाइडेंस क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इनके 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 जो सीईओ है, जो फिरोज अजीज जी हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं और बहुत एकदम प्रैक्टिकल चीज है, वही हमें समझ के चलना पड़ेगा। देखो, अगर बेयर मार्केट की बात करें तो बेयर मार्केट आता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब आपका, अगर निफ्टी का मैं रिटर्न की बात करूं कि अगर आज निफ्टी 26,000 पे है और अगर हम बेयर मार्केट में आने की भाई निफ्टी 15,000 पे आ जाएगा, तो कितने टाइम पीरियड में आएगा वो एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 4 साल निफ्टी गिर रहा है। ये हो सकता है कि भाई गिर के निफ्टी वहीं फ्लैट हो गया, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वहीं पर फ्लैट हो गया, वो एक अलग चीज है। बट जो निफ्टी का 26,000 से 15,000 गिरने का पेस है, वो बहुत क्विक स्पैन में आएगा। तो इनका सिंपल सी गणित है कि भाई वो छोटे स्पैन को छोड़ दें, तो उसके अलावा हम जो निफ्टी का रिटर्न है एटलीस्ट उतना ही अज्यूम करके चलते हैं। तो अगर निफ्टी 13% के आसपास का रिटर्न दे रही है तो ये कहते हैं कि भाई हम 15% के आसपास का रिटर्न दे देंगे। तो 15% ग्रोथ इन एयूएम तो हमारा बैठे बैठे आ जाएगा विदाउट एनी इंक्रीमेंटल कैश। हमें कोई अंदर पैसा लाने की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई पैसा और डिप्लॉय करने की जरूरत ही नहीं है। हमें 15% ग्रोथ तो ऐसे ही मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके ऊपर से अगर हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लो ऐड कर दें तो हम 10% के आसपास आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा है 20 से 25% के आसपास का फिगर। तो आप कभी भी देखोगे ये हमेशा अपना ईयर स्टार्ट करते हैं 25% का गाइडेंस देते हुए। अब बुल मार्केट चल रहा है तो वो गाइडेंस जल्दी अचीव हो जाता है, तो उस गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज कर देते हैं। अगर यही बेयर मार्केट चल रहा होता, यहाँ पर स्थितियां खराब होती, तो ये 25% का गाइडेंस 20 से 25% के बीच में आ जाता।
तो ये चीज़ समझने का ज़रूरत है। तो ये इसको एक एक कैपिटल मार्केट लिंक्ड कंपनी की बजाय एक सेक्युलर ग्रोथ कंपनी की तरह देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेक्युलर ग्रोथ कंपनी की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कितना चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, वो बाद में देखने की चीज़ है। वो तो हम लगातार ट्रैक करेंगे तभी हमें पता चलेगा। बट मैनेजमेंट का माइंडसेट बहुत क्लियर है कि हम इस कंपनी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं, और वो बहुत ही बेहतरीन बात है। अच्छा, अब थोड़ा-सा वैल्यूएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, ये आपको लगभग-लगभग आज 60 के पीई के आस-पास मिल रहा है, 60-65 के पीई के आस-पास ये स्टॉक मिल रहा है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है 35-36% के आस-पास का ग्रोथ। अब थोड़ा-सा इसको 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखते हैं कि कल आप, देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कल आप बाज़ार में गए, मंडे को आप बाज़ार खुला, मंडे को आपने बाज़ार में जाके सबसे पहला काम किया, आनंद राठी खरीद लिया। 17,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे आपने आनंद राठी के शेयर खरीद लिए। अब इसका 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी देखो, अभी ये है 65 के पी पे। अगर ये 35% के आसपास का ग्रोथ करता है, कि जो हमें पता है कि भाई बुल मार्केट चल रहा है, तो आप इस साल तो शायद कर ही जाओगे कि भाई इस साल तो हमें कोई ज्यादा स्कोप दिख नहीं रहा कि कुछ भी ऐसी अनहोनी स्थिति होगी जहां पर मार्केट्स गिरेंगे। अब देखो, मार्केट्स में कल का भी कोई भरोसा नहीं है, बट ये एक एक काफी सेफ अजम्पशन है कि भाई इंटरेस्ट रेट कट्स आ रहे हैं, तो मार्केट में ज्यादा तकलीफ होगी नहीं ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के पीरियड में कोई ज्यादा तकलीफ होने नहीं वाली। अब कल मार्केट गिर जाए वो एक अलग चीज है। तो अगर ये लोग 35% के आसपास का ग्रोथ ले आते हैं Q2 ऑफ FY26 तक, तो आप अपना वैल्यूएशन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आपने एक ऐसा कंपनी पकड़ लिया है, एक ऐसा कंपनी पकड़ लिया है जो कि आपको रफली रफली अगर मैं बात करूं तो मिल रहा है 40 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स पे। तो सिर्फ 40 का पी दे रहे हो आप 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे। तो 40 का पी एक 35% ग्रो करने वाली कंपनी के लिए, या 40 का पी एक ऐसी कंपनी के लिए, एक ऐसी कंपनी के लिए जो कंसिस्टेंटली अगले 10 साल तक या 7 साल तक, देखो ट्रैक हमें लगातार करना पड़ेगा, बट अगर हम मोटी बुद्धि से जाएं, अगर मैनेजमेंट सब कुछ ठीक करता है, तो 20-25% का ग्रोथ तो कहीं भी नहीं गया। तो 25% का ग्रोथ कहीं भी नहीं गया। तो एक ऐसा कंपनी जो 25% के आसपास से ग्रो कर सकता है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, वो आपको आज मिल रहा है 40 के पी पे। तो अब आपको इसमें अपना गणित लगाना है कि इससे अच्छी वैल्यूएशन पे आपके पास और कौन कौन सी कंपनी पड़ी है। अगर ये आपकी टॉप 10 की लिस्ट में आ रहा है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, नहीं आ रहा तो नहीं ऐड करो। सिंपल सी गणित है। इसी तरीके से सोचना चाहिए कि भाई मेरे पास, मैं आज 500 कंपनी ट्रैक कर रहा हूँ, 500 कंपनी में से ये टॉप 10 कंपनी है। ये कंपनी मेरे को मिल रही है सपोज 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स ऑफ 100, ग्रोथ है 15 का, तो ये कचरा कंपनी है, इसको उठा के बाहर करो। दूसरी कंपनी है, वो मेरे को 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग पे मिल रही है 20 के पी पे, और उसका ग्रोथ है 35 का, बहुत बेहतरीन कंपनी है, इसको पोर्टफोलियो में ऐड करो। इसी तरीके से आपको वैल्यूएशन एनालिसिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा सेक्टर पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। सारी कंपनियों को एक तरीके से नहीं देख सकते। अगर कोई कोई एफएमसीजी कंपनी है, तो उसका पी रेशो हमेशा थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा। आपको वो दूसरी कंपनियों से थोड़े से ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वो एकदम एकदम सेक्युलर ग्रोथ फ्लेवर वाली कंपनी। तो इस तरीके से थोड़ी चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी, और फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, अभी के वीडियो में इतना ही रखना है। थैंक यू।